मेंडल साहब के नियम जो है ना क्लास 12 और क्लास 10 के बायोलॉजी में पढ़ना है, जीव विज्ञान में, ठीक है ना। मेंडल के कितने नियम है इसको लिखिए। जब आनुवंशिकी चैप्टर जब आप पढ़िएगा, आनुवंशिकी जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें मेंडल साहब के नियम को भाई पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेंडल साहब ने 3 नियम दिया था, ठीक है ना। देखो आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि जब एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में जाना शुरू हो जाएगा तो ये होता है आनुवंशिकता। जैसे मान लीजिए अगर माता काला है और उसका बेटा भी काला हो गया तो एक तो आनुवंशिकता हो गया। अगर मान लीजिए आप में एड्स नामक बीमारी है और आपके किसी संतान में एड्स नामक बीमारी हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे आनुवंशिकता। यानी एक जो गुण होता है, एक जो दोष होता है, एक जो पीढ़ी होता है, एक पीढ़ी का जो गुण होता है वो दूसरे पीढ़ी में चला जाता है, आनुवंशिकता होता है, ठीक है ना। अब देखो बाबू, इसी को लेकर मेंडल साहब ने ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवंशिकता का पिता, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन करेगा आनुवंशिकता का जनक किसको कहते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहते हैं, ठीक है ना। ग्रेगर जोहान भी कह सकते हैं, ग्रेगर जॉन भी कह सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, मटरों का प्रयोग किया। मटरों के प्रयोग के माध्यम से उन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया था, ठीक है। आनुवंशिकता के नियम से यह पता कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का पति और किसी का पत्नी छोटा है और उनके बीच रिलेशन पैदा होगा, रिलेशंस बनेगा, उनसे संतान जो पैदा होगा वो भी छोटा होगा बड़ा होगा, तो इसके माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे सब बताऊंगा आपको। अभी देखिए मेंडल साहब के जो नियम थे आनुवंशिकता को लेकर वो 3 नियम थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा का नियम था पृथक्करण नियम और तीसरा का नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल साहब के कितने नियम, 3 नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण नियम और तीसरा नियम कौन था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। अब देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है बाबू, प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रभाव दिखाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मटर का पौधा लेकर चलता है तो उसका प्रभावी गुण लंबा हो जाएगा, लेकिन उसका अप्रभावी गुण क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि देखो प्रभाविता का नियम कहता है कि जब लंबा और बौना दोनों के साथ साथ अगर निषेचन कराएंगे तो वहां पर जो संतान पैदा होगा वो लंबा ही होगा, कि वो प्रभावी गुण अपना प्रभाव दिखाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, देखो प्रभावी गुण में लंबा ले लिया, बौना अप्रभावी गुण में बौना ले लिए, ठीक है ना। तो लंबा को टीटी से या बौना को टीटी से कर दे, छोटा टीटी से। जब इन दोनों का भी निषेचन हुआ तो लंबा और बौना दोनों मिला तो इसका जो प्रभावी गुण होता है वही अपना गुण दर्शाएगा, प्रभावी लक्षण ही अपना गुण दर्शाता है। तो प्रभावी टी है तो टी का कौन सा, लंबा, यानी संतान यहाँ पर जो पैदा होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा। यानी समझिए कोई अगर पति और पत्नी में से अगर कोई एक बौना है और एक लंबा है तो उनके भी जो रिलेशंस बनेगा, उनसे जो संतान पैदा होगा वो भी कैसा होगा, लंबा ही होगा, ठीक है ना। तो प्रभावी गुण दर्शाने काम करता प्रभाविता का नियम। यानी समझिए कि बोल सकते हैं कि जब बौने, लिख सकते हैं प्रभाविता के नियम में मेंडल साहब ने जब बौने पौधे और लंबे पौधे के बीच जब निषेचन कराया तो वहां पर प्रभावी गुण अपना प्रभाव दिखा लिया। या ये भी कह सकते हैं कि जब प्रभावी और अप्रभावी के बीच निषेचन कराया जाता है या उनके बीच संकरण कराया जाता है तो वह प्रभावी गुण अपना दर्शाने का काम करता, अपना लक्षण दर्शाने का काम करता है, ठीक है ना। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि प्रभाव दिखाएगा, प्रभावी गुण वो दर्शाने का काम करेगा, ठीक है ना। प्रभाविता का नियम लिख सकते हैं कि जब लंबे और बौने के बीच निषेचन कराई जाती है तो यहाँ पर जो लंबा होता है प्रभावी गुण यही अपना लक्षण दर्शाने का काम करता है। तो लिख सकते हैं कि कि जब अप्रभावी और प्रभावी के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रभावी गुण अपना लक्षण दिखाता है। जैसे देखिए प्रभावी में लंबा है और अप्रभावी में बौना है, जब दोनों के बीच निषेचन हुआ तो टीटी बन गया, लंबा बौना दोनों आ गया, लेकिन ऐसा संतान जो पैदा होगा लंबा होगा। क्यों, क्योंकि प्रभावी गुण अपना प्रभाव दिखाएगा। ये पहला पृथक्करण नियम था। दूसरा का नियम ये पहला प्रभाविता का नियम था। दूसरा का पृथक्करण नियम। देखो पृथक्करण नियम कोई बड़ा नहीं है। पृथक्करण नियम का मतलब होता है कि जो समझिए कि जो आपका युग्मक है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। पृथक्करण मतलब अलग हो जाना, यानी कह सकते हैं आप कि जो युग्मक होते हैं, जो मटर का जो युग्मक था मेंडल साहब ने देखा कि वो सब क्या होगा, अलग अलग कर दिया गया, तो भी निषेचन कराने के बाद संतान पैदा हो रहा था। इसका मतलब इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जब युग्मक अलग हो जाते हैं तो इसको हम लोग कौन सा बोल सकते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण के नियम में उन्होंने ये बताया कि युग्मकों को अलग कर सकते हैं। देखिए प्रभावी है इनको भी अलग कर दिया, अप्रभावी है इनको भी अलग कर दिया, यानी लंबे के युग्मक को भी अलग कर सकते हैं, बौने के युग्मक को भी अलग कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जब युग्मकों को अलग कर देते हैं, जब मेंडल साहब ने युग्मकों को अलग कर दिया तो उन्होंने बताया कि पृथक्करण का नियम है और पृथक्करण के नियम के माध्यम से आप युग्मकों को अलग कर सकते हैं। ये था कौन सा, पृथक्करण का नियम। फिर एक बार और समझाऊंगा। तीसरा था, देखो तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम
नियम। अब ये क्या था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन्होंने दर्शाया है कि जब दो लक्षणों के साथ संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण के जो युग्मक होते हैं स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं, और स्वतंत्र होने के बाद फिर वो संकरण करते हैं और वहां पर वो अपना एक दूसरे का गुण दर्शाने का काम करते हैं। देखो स्वतंत्र अपव्यूहन में क्या होता है कि एक का लक्षण दूसरे पर प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्रभाविता का नियम क्या क्या पहिल का प्रभाव दर्शाने का काम कर रहा था, तो इसमें भी प्रभाविता का नियम भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। देखिए बाबू समझिए ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता था, आप आसानी से लिखेगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप क्या लिखेगा मैं बता रहा हूं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में लिखना है कि जब लिख सकते हैं कि जब दो लक्षणों के बीच संकरण कराई जाती है तो उनके युग्मक स्वतंत्र अवस्था में गमन करने लगते हैं, स्वतंत्र अवस्था में चले जाते हैं और फिर वो संकरण करते हैं। फिर क्या करते हैं? संकरण करके अपना लक्षण दर्शाने का काम करते हैं। यहाँ पर एक का लक्षण दूसरे पर प्रभाव नहीं डालता है, यानी दूसरे का विरोध नहीं करता है, ठीक है ना। समझिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर बीज का आकार गोल ले लेते हैं, मटर का ही प्रयोग करते हैं तो बीज का आकार गोल और उसका रंग पीला लेते हैं तो ये प्रभावी गुण हो गया और ये उसका क्या होगा? अप्रभावी गुण हो गया, ठीक है ना। तो गोल को आर आर, पीला को वाई वाई ले लिए, झुरीदार को स्मॉल आर और इसका रंग को क्या ले लिए? हरा ले लिया, छोटा वाई ले लिए। जब इनके बीच निषेचन कराया तो इनका युग्मक आर निकल गया, इनका युग्मक वाई निकल गया, इनका युग्मक छोटा आर निकल गया, इसका युग्मक छोटा वाई निकल गया। तो इसका आर दोनों मिला, इसका वाई दोनों मिल गया। तो यहाँ पर मेंडल साहब का नियम अप्लाई होगा, प्रभाविता का नियम अप्लाई होगा कि बड़ा आर गोल, छोटा बड़ा वाई पीला। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर बन गया गोल और पीला, तो यहाँ भी प्रभाविता का नियम ही अप्लाई होता है, ठीक है। प्रभाविता का नियम ही अप्लाई होता है कि जो प्रभावी गुण है वही अपना लक्षण दर्शाएगा। बशर्ते याद यही रखना है कि जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर छोटा आर भी है, छोटा वाई भी है, ठीक है। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। तो बोल सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन मतलब स्वतंत्र होकर संकरण कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि जब दो लक्षणों के बीच क्या करते हैं बाबू, जब दो लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो उनके युग्मक स्वतंत्र रूप में चले जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं? संकरण करके अपना लक्षण दर्शाने का काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए सब क्या हो गया? स्वतंत्र वाई आर वाई फिर आर वाई क्या हुआ? मिल गया और यहाँ पर फिर क्या किया? अपना लक्षण दर्शाने का काम किया। तो लक्षण तो वही प्रभाविता के नियम से ही दर्शाएगा, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन में बस ये होता है कि युग्मक पहले अलग होगा, स्वतंत्र होगा, फिर वो संकरण कर लेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से प्रभाविता का नियम क्या कहता है लिख सकते हैं। इस नियम में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बीच संकरण कराई जाती है तो प्रभावी लक्षण अपना गुण दर्शा देता है। जैसे लंबा और बौना के बीच संकरण कराएंगे तो लंबा संतान पैदा होगा, ये प्रभावी गुण होता है। दूसरा का पृथक्करण का नियम बोल सकते हैं कि यहाँ जब यहाँ जीनों का जो युग्मक होता है, जो लक्षण का युग्मक होता है, ठीक है ना, मतलब जो जीन का युग्मक होता है वो क्या होता है? अलग अलग हो जाते हैं, देख सकते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, यही पृथक्करण का नियम है। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं कि जब दो लक्षणों के बीच संकरण कराएंगे तो उनके युग्मक अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में चले जाते हैं और फिर संकरण करके अपना लक्षण दर्शाने का काम करते हैं। ये कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र का मतलब पहले युग्मक को अलग करिए, स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर वो संकरण करेंगे। तो दो लक्षणों के बीच जब संकरण करा रहे हैं, देखिए क्या करा रहे हैं? संकरण करा रहे हैं। तो पहले ये सब स्वतंत्र हो गए और फिर ये संकरण करके अपना प्रभावी गुण दर्शाने का काम किया है। इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरा काम था समझाना कि मेंडल साहब के 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है ना। देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा, इसलिए बाबू इसको बढ़िया से वीडियो को स्किप कर करके बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे के लिए। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।